जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज बिहार पुलिस का जो है सेट नंबर 9 में देखेंगे मैथ्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है 8601 और 282 का मौसम महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन क्या हो सकता है? सर हम ये देख रहे हैं कि सर ये 8 6 14 1 15 8 2 10 2 12। सर हम ये देख पा रहे हैं कि सर इसमें 15 आ रहा है, जोड़ने पे इसमें 12 आ रहा है, मतलब ये 3 का मल्टीपल है। तो ये ना तो ये 3 का मल्टीपल है ना तो 3 का मल्टीपल ये है। मतलब दोनों में से सबसे ज्यादा कॉमन क्या हो सकता है? तो सर ये हम 3 का मल्टीपल, ये दोनों 3 का मल्टीपल है, तो यही दोनों हमारा आंसर हो सकता है। तो यहां से यदि आप कॉमन लेते हैं 3, ठीक है, 3 कॉमन लेते हैं तो आप कॉमन लेकर देखेंगे तो हो जाएगा ये 2, ये 8 3 24, ठीक है, 8 3 24 आपका हो जाएगा, फिर 2 6 3 18 7 3 21 और फिर इसमें से 9 3 27 4 3 12 94। 94 में 47 कॉमन होता है। 47 जैसे कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 47, मतलब सबसे हाईएस्ट हमारा यही होगा। 7 3 21 7 2 7 3 21 4 3 12 12 और 2 14 आपका सबसे हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा 141। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बुआ आप बताएंगे। बोला गया पहली 20 प्राकृतिक संख्या को माद मतलब औसत होता है, और इसमें समझने का प्रयास करेंगे औसत क्या होता है। जब दी गई संख्या लगातार हो या समान अंतराल में हो या प्राकृतिक संख्या हो तो औसत होता है पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2, या दी गई संख्या समान अंतराल में तो औसत बीच वाला होता है। तो अगर बीच वाला दिख जाए तो बहुत बढ़िया वाली बात है, बीच वाला ना दिखे तो पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2। सुनोगे, पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2। तो बोला गया पहली 20 प्राकृतिक संख्या के माध्य निकालना है। तो एक बात बताओगे, 1 2 3 4 5 करते करते तो प्रथम पहली 20 प्राकृतिक संख्या, तो 1 से लेकर 20 तक 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या हो गया। तो इसकी औसत होगा पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2। तो 21 बट्टा 2 का मतलब 10.5 हो गया। 21 बट्टा 2 का मतलब 10.5 हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कोई धनराशि कितने वर्षों में 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि का दुगना हो जाएगा। मूल राशि का मतलब 1 रुपया रखोगे तो 2 रुपया हो जाएगा। कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की दर से। तो आप बताओगे यहां से ब्याज कितना बना? सर 1 रुपया बना। तो आप जानते हैं समय बराबर में होता है ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना रेट, मूलधन गुना रेट। तो बताओगे ब्याज कितना है? 1 है, और गुना में 100 बटा में प्रिंसिपल यही है, 1 रुपया से 2 रुपया हुआ। हमने माना 1 रुपया प्रिंसिपल है और 2 रुपया अमाउंट है, दुगुना हो गया। तो 1 गुना में आर आपका कितना हो जाएगा? 10। इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 10। बस आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर बच्चे क्या होगा? ए। चलिए इसमें तो केवल मान को पुट करना है। साइन 30 का मान होता है 1 बाय क्या होता है? 2 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है। कॉस 60 का मान 1 बाय √2 होता है। -1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी होगा। बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। बोला गया एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 24 और 25 सेंटीमीटर, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बताए। बच्चे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या? 7 24 25। अगर समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या पूछे, सुनोगे, समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, और अंतः त्रिज्या पूछे समकोण त्रिभुज में, अगर अंतः त्रिज्या पूछे, छोटी r पूछे, तो सुनोगे ये होता है P प्लस में B माइनस में H बटा में 2। मतलब आधार और लंब को जोड़ो और कर्ण को घटा के बटा में 2। और अगर इसी में सुनोगे, अगर इसी में समकोण त्रिभुज में ही परित्रिज्या आपसे पूछ दे, परित्रिज्या पूछ दे आपसे, तो ये कर्ण की आधा होता है, यही परित्रिज्या होता है। तो परित्रिज्या पूछ दे तो जो हाइपोटेनस है उसकी आधा होता है।
जनरल ट्रायंगल में अंतः त्रिज्या पूछे तो, जनरल ट्रायंगल में अंतः त्रिज्या पूछे तो क्या होता है बताओगे बच्चे, डेल्टा बाय सेमी पेरीमीटर, डेल्टा बाय एस होता है। और अंतः त्रिज्या होगा, परित्रिज्या पूछे तो ABC बाय 4 डेल्टा होता है। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में पूछे तो R बराबर में होता है A बाय 2√3 होता है अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या होता है A बाय √3 होता है। ये समबाहु त्रिभुज की बात हो गया, ये जनरल ट्रायंगल का हो गया, और ये आपका हो गया क्या, तो विशेष ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का हो गया। तो बच्चे समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या पूछा है तो P और B को दोनों जोड़ दो तो 24 और 7 31 हो जाएगा, मैं 5 25 घटाओगे बट्टा में 2 तो 6 6 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 3। इसकी आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बउआ भी बना सकता। 8 ये 7 और 18 25 गुना में 3 और बटा में ये 15 माइनस में 28, इसको काटोगे ये 5 हो जाएगा, 5 से 5 में से 28 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 23, आंसर सी। ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब देखोगे एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस होता है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है। अब देखोगे ये पहला विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया, ये पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में विकर्ण आपस में बांट लेता है। तो इसकी क्षेत्रफल होता है ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण, 1/2 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। बच्चे आप मुझे बताओगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया, पहला विकर्ण दिया गया था 1/2 पहला विकर्ण अगर 36 है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन जो इसकी एरिया 324 है, इसको काटोगे तो ये 18 होगा, 18 से काटोगे 24 हो जाए, ये 18 कितना होता है 324, मतलब ये 18 आएगा। तो D2 दूसरा विकर्ण आ गया 18। तो पूछा है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बताओ, तो एक बात बताओ, मानिए पहला अगर D2 आया 18 तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा, ये 9 9 हो जाएगा। पहला विकर्ण 36 था तो ये 18 18 हो जाएगा। तो यहां से एक समकोण त्रिभुज बनता है ये वाला, क्योंकि 90 डिग्री पे एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो ये 9 ये 18, तो यहाँ क्या होगा सर 9 दोनों जगह है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इसकी आप निकाल लोगे तो 9√5, ये सीधा सीधा आप निकाल लोगे 9 का स्क्वायर प्लस में 18 का स्क्वायर, ठीक है। देखोगे कितना आया तो 9√5 आएगा, तो दोनों जगह 18 में भी 9 है, यहां भी 9 है, तो 9 स्क्वायर को कॉमन लोगे तो रूट के बाहर निकालोगे तो 9 हो जाएगा। यहां से 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, यहां 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 कितना होता है 5, तो 9√5 हो जाएगा। बोला गया है एक कलश में 4 हरी और 7 नीली गोलियां हैं, यदि बेतरतीब कहने का मतलब अदृक्ष रूप से जो है 3 गोलियां उठाई जाती है, बेतरतीब, हाँ 3 गोलियां उठाई जाती है, तो इसमें से किन्हीं 2 के नीली होने की संभावना, बोला 2 नीली होने की संभावना क्या होगा। बच्चे आप सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। बोला गया है टोटल कितना हो गया 7 4 11, 11 में से 3 गो चुना गया। बोला जाता है कि 3 गो जब गोली उठाई जाती है तो इसमें किन्हीं 2 का नीला, तो नीला है कितना 7 है, तो 7C2, और अगर 3 गोली निकाला, बोला गया 2 एकदम नीला होना चाहिए, बाकी जो बचा वो हरी हो सकता है, तो 4 हरी है उसमें से 1 होगा, ये टोटल 3 हो गया, ठीक है। और बोला गया है 11C3, 11C3, ठीक है। नीचे में टोटल होता, ऊपर में घटना ये हुआ, नीचे में टोटल होता है। बच्चे यहां जब 2 रहता तो 7 को 2 बार पीछे घसकाते, 7 के बाद 6 और बट्टा में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब मान होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, और गुना में 4 है, गुना में 4 है तो C1 रहता है तो ये 4 ही हो जाएगा। अब बताओगे अगर यहाँ पे 3 है तो 11 को 3 बार घसकाएंगे, 11 गुना 10 गुना 9। अब इसको करेंगे तो इसको करेंगे, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। आप बताओगे ये 2 से कटेगा, ये 2 बार में, ये बताओगे आप 3 से ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा ये 2 बार में, 7 चौके 28 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में 11 5 55 हो जाएगा।
तो जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा, जो संभावनाएं होगा 28/55 होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। अब बोला गया है इसकी ये गुणनखंड है। अब ये अगर गुणनखंड है तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां हम जो है मान रखेंगे 2। पूर्णतः विभाजित होने के लिए रिमाइंडर को 0 होना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 की मान रखोगे, 2 पे पावर 4 करोगे तो 2 पे पावर 4 16, 16 तो ये 48 हो जाएगा। ये माइनस a प्लस में 2 है, और 2 के पावर 3 करोगे तो 2 के पावर 3 8 होता है। माइनस में यहाँ पे 2 पे पावर 2 करोगे तो 4 होता है, माइनस में 4 बराबर में 0। बोलो 4 4 माइनस में 8 है, 48 में से 8 जाएगा तो ये 40 होगा। ये इसको गुना करोगे तो माइनस में 8 और 8 दूनी 16, माइनस में 16 होगा बराबर में 0। 40 में से 16 जाएगा तो अब बताओ 40 में से 16 जाएगा तो कितना होगा सर? यहां से ये 24 होगा और ये 8a होगा। तो a की मान हो जाएगा 8 या 24, 3 होगा। a की मान जो पूछा गया वो कितना होगा? 3 होगा। सारा ऑप्शन तो मुझे लग रहा है सी ही है। यहां भी सी था, इधर भी सी था, इधर भी सी था। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और 20% घट जाती है। चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल, सुनोगे, आयत के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, बढ़ने की बात बोलेगा तो प्लस लगाओगे, घटने की बात बोले तो माइनस लगाओगे। a प्लस बी प्लस में ए बी बटा में 100%। तो अगर बढ़ने की बात बोला है 15% तो यहाँ पे a की मान 15 रखोगे, और चौड़ाई घटने की बात बोला है तो -20 रखोगे। दोनों अगर गुना करोगे तो ये प्लस में बढ़ने की बात हुआ, ये माइनस में है तो बीच में माइनस हो जाएगा। तो सर 15 गुना 20 करेंगे तो माइनस में 20 था तो इसलिए यहाँ माइनस दे दिए बट्टा में 100। ये कट जाएगा, 0 होगा, ये 5 होगा, 5 दिया 15। तो सर ये 5 में से 20 जाएगा तो -5 और माइनस में 3 बराबर में -8, मतलब 8% की कमी हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? 8% की कमी हुआ है। चलिए ये बताओगे, बोला गया यदि किसी वस्तु पर मिलने वाले लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो विक्रय मूल्य बोला है 1/5, अगर ये विक्रय मूल्य हुआ और ये लाभ हुआ, सुनोगे ध्यान से सुनोगे तो बताओगे वस्तु खरीद कर कितना में लाए थे? 5 में बेचे, 1 में 1 का लाभ हो गया तो वस्तु खरीद कर लाए थे 4 में। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो 1 का प्रॉफिट हुआ 4 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, इसको काटेंगे तो ये 25% हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25%। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बउआ, आज आपका मैथ्स की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब आपका साइंस और आर्ट्स चलेगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, चलिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, पहले तो ये समझ लीजिए कब से कब हुआ है? 1775 टू 83। उसका क्या पूछ रहा है? तात्कालिक कारण। जैसे अपने यहां सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, तो उसका तात्कालिक कारण था, वैसे ही इसका भी तात्कालिक कारण था। और इसका आंसर होगा बोस्टन टी पार्टी। अब टी पार्टी से आप ये मत समझिएगा कि कोई पार्टी चल रही है, ठीक है? टी पार्टी हुई थी, बोस्टन टी पार्टी। दिसंबर 1773 को, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन टी पार्टी हुई थी। ठीक है, ये टी से याद रखिएगा चाय। चाय पर कर लगाया गया था, चाय पर टैक्स लगाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, और ये चाय कहां से ले रहे थे? तो ये चाय ले रहे थे चाइना से और बेच रहे थे अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका इनका उपनिवेश था। ठीक है, ब्रिटिश का अमेरिका उपनिवेश था। यहां पे क्या हुआ ना, जब टैक्स लगाया तो यहां पे चल रहा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट रिप्रेजेंटेशन।
मतलब कोई टैक्स आपको कोई कर नहीं देंगे जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। विदाउट रिप्रेजेंटेशन इन पे टैक्स लगाया गया था। उसी के विरोध में नेतृत्व इस टी पार्टी का किया था सैमुअल्स एडम्स। एडम्स ने नेतृत्व किया था और ब्रिटिश के जो 337 लगभग 337 जो चाय की पेटी थी, चाय की पेटी, उसे ये बोस्टन हार्बर में फेंक डाला गया, बोस्टन हार्बर में फेंक दिया गया। इसी के बाद विरोध स्टार्ट हुआ और अमेरिका में फिर आगे चल के क्रांति में तब्दील हुई 1775 से 83 तक। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि बोस्टन टी पार्टी कब हुई, तो 16 दिसंबर 1773 को। इसके नेतृत्व किसने किया था? तो सैमुअल्स एडम्स ने। इसका टैगलाइन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, लगभग 337 चाय की पेटी, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा टैक्स बढ़ाया गया था चाय पर कर। तो आंसर हमारा बी होगा, बोस्टन टी पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन कहां के हैं? फ्रांस के। नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन फर्स्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की। अब इसको एक ऐसे राइन संघ के बारे में समझ लीजिए, ये जर्मनी के छोटे छोटे राज्य, जर्मनी के छोटे छोटे राज्य 16 राज्यों का क्या है? संघ है, राज्यों का संघ है, 16 राज्य। नेपोलियन को क्या फायदा था इसको एकजुट करके? नेपोलियन का फायदा था कि अगर ऑस्ट्रिया, प्रसिया या रसिया ये सब फ्रांस पर हमला करे तो एक बफर जोन हो। तो ये बफर जोन का काम कर रहा था जर्मनी के छोटे छोटे राज्य, और ये राइन संघ के द्वारा हुआ था। ये कब से कब तक रहा? तो 1806 से 1813, क्योंकि उसके बाद नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है और यह संघ भी खत्म हो जाती है नेपोलियन की मृत्यु होने के पश्चात। राइन संघ की समाप्ति नेपोलियन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? धुरी राष्ट्र में, तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे ये देख लीजिए। जापान, जर्मनी, इटली, ये प्रमुख थे। और मित्र राष्ट्र में यूएस, यूके जिसे हम लोग ब्रिटिश बोलते हैं, यूएसएसआर जो अभी रसिया है, और फ्रांस। ठीक है, धुरी राष्ट्र में सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था इटली ने 1943 में। उसके बाद जर्मनी 1945, जापान सबसे अंत में सरेंडर किया था आत्मसमर्पण, सबसे अंत में आत्मसमर्पण किया था, आत्मसमर्पण। ठीक है, और क्यों किया था? जब इसके 2 शहर पे हमला हुआ था, परमाणु हमला, नागासाकी और हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा पर जब परमाणु हमला हुआ 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमला हुआ। उसके बाद जापान ने भी बिना किसी प्रावधान या बिना किसी, क्या बोलते हैं उसे, उसके आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, और इस टाइम में इनके राजा थे हिरोहितो, सम्राट हिरोहितो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इटली। सबसे पहले कौन किया था? तो 1943 में इटली ने,
उसके बाद जर्मनी ने 1945 में, और सबसे लास्ट में जापान। ये दूरी राष्ट्र था, ठीक है। उसके बाद ही यूएन बना था, यूनाइटेड नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग क्या है? राष्ट्र संघ के बारे में हमसे पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लीजिए, जिसे यूएन भी बोला जाता है, हिंदी में सनरा लिखा रहता है, ठीक है। कब इसका स्थापना हुआ है? तो 24 अक्टूबर 1945 और 25 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था। तो ये अगर 24 अक्टूबर याद नहीं रहे तो 25 अक्टूबर जरूर याद रखिएगा, 1945। इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशन के सभी अंग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, बस एक अंग को छोड़ के, वो अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसे आईसीजे बोला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग, द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में कितने देश हैं? 193 कंट्रीज, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ है? 2011 में सूडान देश ऐड हुआ है। इसके महासचिव कौन है? ये अगर पूछे आपसे तो एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं, ठीक है। तो आंसर जनरल असेंबली हो जाएगा। इसी असेंबली में जाके प्राइम मिनिस्टर, किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? भाषण देते हैं। जैसे अपने भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ना, मोदी जी यहीं पे जाके भाषण देते हैं, ठीक है, जनरल असेंबली में। सचिवालय का हेडक्वार्टर भी हो जाएगा कहां पे? न्यूयॉर्क में। एक ही अंग का हेडक्वार्टर अलग है, वो है हेग में, नीदरलैंड में, ठीक है। 193 कंट्री है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर को ये शुरू हुआ, 25 अक्टूबर को याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है। 193 कंट्रीज हैं, 2011 सूडान में, ठीक है। और इसके बारे में एक P5 कंट्रीज है, P5 कंट्रीज, जिसमें पहला नंबर पर यूएस, उसके बाद यूके, फ्रांस, जर्मन, फ्रांस के बाद ये हो जाएगा चाइना और रसिया, ठीक है। P5 कंट्री, पावरफुल कंट्री, जिसके पास वीटो है, वीटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांसीसी समाजवादी कौन था? कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, ये भी जर्मनी के हैं। फ्रेडरिक एंगल्स जर्मनी के हैं, दार्शनिक हैं। ये ब्रिटिश हैं, ये उद्यमी भी थे, ब्रिटिश उद्यमी प्लस समाजवादी, ठीक है। लुई ब्लांक थे, फ्रांस के समाजवादी लुई ब्लांक, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में जानते ही हैं, क्या लिखे थे? दास कैपिटल, दास कैपिटल, ठीक है। तो लुई ब्लांक, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर, एडोल्फ हिटलर, यही इनका पूरा नाम है। नाजी पार्टी, ठीक है। इनके पार्टी का क्या नाम था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, वर्कर्स, जिसे नाजी पार्टी भी बोला जाता था, नाजी पार्टी। ये आए थे 1933 में। इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये माइन कैम्प, ठीक है, ये अपनी आत्मकथा लिखे थे एडोल्फ हिटलर ने। और इनके बारे में एक स्टार करके लिखिएगा कि 1926 में राष्ट्र संघ में
जर्मनी शामिल होता है 1926 में, जर्मनी राष्ट्र संघ में शामिल होता है, जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है, जो 1920 में बना था। 1926 में जर्मनी शामिल होता है राष्ट्र संघ में, होता है राष्ट्र संघ में, किंतु हिटलर के आने के बाद 1933 में हिटलर इसे राष्ट्र संघ से बाहर कर देता है, बाहर निकाल लेता है। ठीक है, जर्मनी। चलिए, एडोल्फ हिटलर 1933 आंसर होगा। नाजी पार्टी 1933 में, माइन कैम्फ 1926 में जर्मनी शामिल होता है राष्ट्र संघ में, 1933 में हिटलर इसे बाहर निकाल लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। भारत आने के बाद इनका पहला क्या है? सत्याग्रह है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन है, तो वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह। ठीक है, और ये क्यों हुआ था? तो ये नील के खेती के कारण, नील के खेती, अगर क्वेश्चन पूछे किस कारण, तो नील के खेती के कारण हुआ था। कब हुआ? 1917 में हुआ था। किसने इनको बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल। नील किसानों के दुख दर्द समझने के लिए बुलाया गया था, नील किसान के दुख दर्द को समझने के लिए बुलाया गया था, जिसमें कहा जाता था कि क्या हुआ कि नील का खेती ब्रिटिश यहां के किसानों से जबरदस्ती करवा रही थी, क्योंकि उस टाइम में जर्मनी में नील बेहतर होने लगा था, नील जर्मनी में बेहतर होने लगा था, किंतु यहां पे जबरदस्ती कराया जा रहा था। और 3/20 भाग, मतलब एक समझ लीजिए 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसे 3 कठिया भी बोला जाता है। अब बताइए 3 कठिया कहीं पे है? हाँ, 3 कठिया है। बाद में यह सत्याग्रह सफल होती है, और इसी सत्याग्रह के सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर बुलाया, गांधी जी को महात्मा कहकर बुलाया। तो यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि गांधी जी को प्रथम बार महात्मा किसने कहा, गांधी जी को प्रथम बार महात्मा किसने कहा, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और राजकुमार शुक्ल के आने के बाद, राजकुमार शुक्ल जब बुलाए थे 1917 के लखनऊ अधिवेशन में, जब ये लोग मिले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब मिले, तो राजकुमार शुक्ल ने इनको निमंत्रण दिया था चंपारण आने का। उनके साथ मजहरुल हक, ठीक है, मजहरुल हक थे, मजहरुल हक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ठीक है बाबू। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन साथ थे, तो मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग साथ थे। कब शुरू हुआ? 1917 में। क्यों हुआ था? नील के खेती, जबरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए 3/20 3 कठिया प्रणाली, इसी को बोला गया है। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जरूर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी सत्याग्रह के बाद, सफल होने के बाद, इनको महात्मा कहकर बुलाया था, महात्मा। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि महात्मा किसने कहा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी, जिसे क्या बोला जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
इनका जन्म कब हुआ है? 1825 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लीजिए। 1866 ईस्वी में ये भाई साहब, ये दादा भाई नौरोजी जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में। ठीक है, चलिए 1886 में ये आईएनसी के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष, नो 1886, हाँ ठीक है। चलिए, ये पारसी अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद 1892 ईस्वी में ये लंदन के सेंट्रल फिन्सबरी, ठीक है, लिबरल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, लिबरल पार्टी, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे किस पार्टी के साथ ये चुनाव लड़े थे, तो लिबरल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ये लड़े थे 1892 ईस्वी में, और जीते भी थे। और 1893 में ये फिर बने आईएनसी के अध्यक्ष, आईएनसी, और एक बार और बने 1906 में आईएनसी का अध्यक्ष। ये 3 बार आईएनसी का अध्यक्ष बने। कब कब? 1886, 1893 और 1906 में भी बने थे। हाँ, एक बुक भी ये लिखे हैं, उसका नाम है बाबू, क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में ये धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिए हैं। धन का बहिर्गमन सिद्धांत, बहिर्गमन सिद्धांत मतलब एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि भारत में गरीबी का कारण इस बुक में इन्होंने कहा था कि यहां से रुपया ले जाना, किसका? ब्रिटिश का रुपया ले जाना भारत में गरीबी का कारण है। तो ये बुक है इनका, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। 3 बार ये आईएनसी का अध्यक्ष बने हैं, 1886, 1800, ठीक है, 1893 और 1906। 1892 में ये चुनाव जीते थे लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। 1886 में ये 66 में ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए हैं। ये जन्म लिए हैं 1825 में। चलिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको क्या बोला जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु चित्तरंजन दास, आंसन चित्तरंजन दास। इनको क्या बोला जाता है? कॉल नेम इनका बोला जाता है सीआर दास। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। बोस के राजनीतिक गुरु हैं। 1922 के गया अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे हैं आईएनसी के। गया अधिवेशन, आईएनसी के अध्यक्ष रहे हैं, आईएनसी के अध्यक्ष। ठीक है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना ये और मोतीलाल नेहरू ने, स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास। ठीक है, अगर दीन बंधु कभी पूछे, दीन बंधु किसे बोला गया है? तो सीएफ एंड्रूज, सीएफ एंड्रूज को बोला गया है। ठीक है, चलिए सीआर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे। 1922 के गया अधिवेशन में आईएनसी का अध्यक्षता किए हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए हैं। किसके साथ मिलके? एमएल नेहरू के साथ। ये पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं 1923 ईस्वी में, स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष। ठीक है, और महासचिव मोतीलाल नेहरू जी थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा चित्तरंजन दास। दीन बंधु किसे बोला गया है? सीएफ एंड्रूज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? वो कभी पूछे तो 8 अगस्त कांग्रेस अधिवेशन में इसे प्रस्ताव को पारित किया गया था। कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे, ग्वालियर टैंक, ठीक है, ग्वालियर टैंक में जो आयोजित हुई थी उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था। और यह क्यों किया गया था? क्रिप्स मिशन के फेल होने पर, क्रिप्स मिशन फेल होने पर गांधी जी ने स्टार्ट किया था। गांधी जी इसमें कांग्रेस को धमकी भी दिए थे। गांधी जी ने इसमें कांग्रेस को भी धमकी दिया था कि अगर आप मेरा सहायता हेल्प नहीं करोगे तो क्या करूंगा मैं इस देश के बालू के ढेर से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मगर यहां पे याद रखिएगा क्या ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और इसमें से कोई नहीं। इसमें आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत आपको बता देते हैं 8 अगस्त 1942 ये शुरू तो हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं इसे। इसी में नारा लगा था करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। करो या मरो का नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी। मगर यहां पे 8 अगस्त को पारित हुआ, मगर 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या हुआ, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे उसको ब्रिटिश ने गिरफ्तार करवा लिया था। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रख दिया गया था। तो जितने भी नेता थे वो जेल चले गए। तो ये जो आंदोलन था उसको जनता ने अपने हाथों में ले लिया था। तो ये सामूहिक रूप से जनता के द्वारा चलाई जा रही आंदोलन थी, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, स्टार मार्क करके, इसमें रेडियो पर प्रसारित जो हुआ था सूचना, सबसे प्रथम बार रेडियो पर सूचना प्रसारित हुआ था उषा मेहता के द्वारा। रेडियो पर प्रसारित, रेडियो पर प्रसारित उषा मेहता के द्वारा। और इसी आंदोलन में जब जेल में बंद थे उसके बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछे भारत छोड़ो आंदोलन, नेता इनको कांग्रेस ने बनाया था, मगर क्या हुआ जब ये जेल चले गए तो जनता ने अपने हाथों में इस आंदोलन का बागडोर ले लिया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कि 9 अगस्त 1942 याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और देश के प्रमुख कांग्रेस के नेता को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। रेडियो पर प्रसारित पहली बार जब हुआ था तो किसने? तो उषा मेहता ने। और ना आसिफ अली भी यहां पे थे, जयप्रकाश नारायण, ये सब सभी क्या किए थे? भूमिगत नेता हो गए थे। भूमिगत का मतलब समझते हैं ना, हम किसी को दिखाई ही नहीं देंगे मगर आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, करो या मरो, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पर पार्टी की स्थापना की थी? अभी तुरंत आपको बोले हैं 1923 में CR दास प्लस ML नेहरू, CR दास प्रेसिडेंट और ये जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। उन कहां पे? तो इलाहाबाद में इसका स्थापना किए थे। इलाहाबाद, जिसका आजकल नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। उस टाइम में इलाहाबाद था, तो आंसर हमारा इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू के बारे में जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। चित्तरंजन दास के बारे में आपको पहले ही बता दिए कि कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु। इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश बाबू
लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता। बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी जिसमें इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ के फेंका गया था, उसके ये प्रणेता थे। इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इनको लोकनायक बोला जाता है, सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस में भी ये समाजवादी धारे को ही रिप्रेजेंट करते थे, कांग्रेस में भी ये समाजवादी पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो आंसर हमारा सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। मगर इनके बारे में एक कहानी है कि ये जब अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, अमेरिका में जब ये पढ़ रहे थे तो ये कार्ल मार्क्स से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे, कार्ल मार्क्स से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। मगर जब वो भारत लौटे तो मार्क्स या कम्युनिस्ट पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं रहा। ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी। चलिए नेक्स्ट। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह अनुयायी थे। 1857 का विद्रोह या सैनिक विद्रोह उसे बोला जाता है, सैनिक विद्रोह। बिहार में कौन कर रहा था? तो कुंवर सिंह और उनके छोटे भाई अमर सिंह। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने बागडोर संभाली थी। ठीक है, तो अमर सिंह, रथवंजन सिंह ये भी थे, जय श्री कृष्ण सिंह। उपरोक्त सभी, आंसर हमारा डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी 1857 ये कहां के थे? जगदीशपुर आरा, जगदीशपुर आरा। बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के एज में भी हाथ कटवा के युद्ध करते रहे थे। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार हेराल्ड के संपादक थे, बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन द्वारा। एक चीज और यहां पे कर लीजिएगा, 1883, हाँ 1883 ईस्वी में इंडियन क्रॉनिकल पटना से शुरू किया गया था, पटना से। ठीक है, 75 या 81 होगा, 81। ठीक है, तो गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में गुरु बिहार हेराल्ड, जिसे द बिहार हेराल्ड बोला जाता है, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड बोला जाता है, उसका संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल पटना से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहां बुलाया गया? बिहार, ये कब हुआ था? 1908 में। अली इमाम, सैयद अली इमाम अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन हुआ था सैयद अली इमाम द्वारा, प्रथम अधिवेशन। और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1909 में भागलपुर में, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए वो बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन पहला कहां हुआ था, तो 1908 में अली इमाम प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। दूसरा हुआ था 1909 भागलपुर, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो आंसर हमारा
और ये इसका आंसर एक विशेष अधिवेशन कहां बुलाया गया तो बांकीपुर में बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। भारतीय संविधान में संघ राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं? कितना सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हुआ। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आंसर 3 हो जाएगा। संघ सूची में कितना होगा? 100। पहले कितना था बाबू? 97। इसमें 62 नहीं 61 होगा ये। चलिए इसमें 61 होगा, इसमें 52 होगा, ये पहले 67 था। चलिए ठीक है, तो संघ सूची में 100 है। संघ सूची ये जो सूची है ये 7वीं अनुसूची में आती है। अनुसूची 200 अनुच्छेद 245 और 246 में इसका उल्लेख है। 245 एंड 246 में परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया। अगर क्वेश्चन कभी भी पूछे ये संघ राज्य अधिकारों के बारे में किस में परिभाषित किया गया, तो 245 और 246 में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 1 स्तरीय, 2 स्तरीय और 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। आंसर हमारा त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय है। एक ग्राम लेवल पर होता है, एक प्रखंड लेवल पर होता है और एक जिला लेवल पर होता है। ग्राम में मुखिया हो जाता है, प्रखंड में प्रखंड प्रमुख हो जाता है और जिला परिषद हो जाता है। ठीक है, और इसका कल्पना कौन से समिति ने किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज के बारे में जानते ही हैं। 200 आर्टिकल 243 टू 243O तक इसका आर्टिकल है। 73वीं संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये आया था, मगर ये लागू हुआ 1993 में। ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 को पहले लगा था नागौर राजस्थान में 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन पूछे पंचायती राज संस्था कौन से आर्टिकल, तो 243 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, तो 73वीं संविधान संशोधन द्वारा 1992, मगर लागू कब हुआ था, 1993 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। पंचायती जितना गांव में होता है वो सरपंच ही करता है ना, पंचायती जितना होता है वो सरपंच करता है। अब मुखिया ग्राम सभा कौन बुलाएगा, वो मुखिया बुलाएगा। ग्राम सभा मुखिया बुलाएगा। अब पंचायती जितना करना होगा वो सरपंच करेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा सरपंच। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र आया कब, ये पहले जान लीजिए। नेपाल में लोकतंत्र आया था 1951 में, मगर यहां के राजा ने 1960 में लोकतंत्र खत्म करके फिर से राजतंत्र स्टार्ट किया। मगर लास्ट में 2006 में यहां पे एक तरह से गृह युद्ध हो गया, गृह युद्ध, और राजा से मांग हुआ संसद। 3 मांग हुआ, पहला संसद, दूसरा संयुक्त
संयुक्त सरकार, सभी पार्टियों की सरकार। और तीसरा संविधान सभा, नई संविधान सभा की मांग, संविधान सभा नई। तो 3 मांग हुआ। 2006 में गृह युद्ध जब होने लगा तो राजतंत्र खत्म करके 2008 में लोकतंत्र वापसी हुई, लोकतंत्र की वापसी। और इसी के साथ विश्व में सबसे अंतिम हिंदू राजा या हिंदू राष्ट्र, अंतिम हिंदू राष्ट्र की समाप्ति, हिंदू राष्ट्र की समाप्ति। ठीक है, अगर सबसे अंतिम राजा कौन थे तो ज्ञानेंद्र। यहां पे इनके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना था तो पुष्प कमल दहल प्रचंड, यही बने थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। इसके बाद क्या हुआ, केपी शर्मा ओली। अभी भी कौन है, केपी शर्मा ओली है ना, केपी शर्मा ओली अभी पीएम है नेपाल के, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 में हुई। 2008 में लोकतंत्र या अंतिम हिंदू राष्ट्र की समाप्ति हो गई। 2006 में 3 मांग था, संसद, संयुक्त सरकार, संविधान सभा की मांग थी। ज्ञानेंद्र अंतिम राजा हुए और इनके बाद बना था कौन, पुष्प कमल दहल प्रचंड। और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है तो केपी शर्मा ओली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बना। गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था, इमरजेंसी खत्म होने के बाद भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। किसके नेतृत्व में तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी तो मोरारजी देसाई। ये कब से कब तक रहे हैं, 1977 से 1979 तक। कौन से पार्टी से थे तो जनता पार्टी। ठीक है, इनके हटने के बाद चौधरी चरण सिंह बहुमत पेश नहीं कर पाए और सरकार गिर गई थी। ठीक है, मोरारजी देसाई के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, इनको 2 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, 2 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। पहला तो भारत रत्न इनको प्राप्त है, दूसरा इनको कौन सा रत्न प्राप्त है तो निशाने पाकिस्तान। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन ऐसे भारतीय हैं जिसे 2 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है तो मोरारजी देसाई, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है और इनको निशाने पाकिस्तान भी मिला हुआ है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो है वो निशाने पाकिस्तान है। तो मोरारजी देसाई 1977 में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ, ये सभी बने हैं। ठीक है, मगर ये नहीं बने, इनको बहुमत ही नहीं मिला था। तो मोरारजी देसाई के बारे में याद रखिएगा, इनको 2 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है, हमसे क्या पूछ रहा है, लोकतंत्र का कौन सा गुण सही नहीं है। समानता का पोषक, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, बहुसंख्यकों का शासन, विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। गुण सही नहीं है सी, बहुसंख्यकों का शासन। अगर ये गुण सही हो जाए तो बहुसंख्यकों का शासन मतलब चुनाव नहीं करवाओ, एक तरह से जो बहुसंख्यक है मतलब भारत में हिंदुओं का पूर्ण रूप से शासन दे दो, तो ये तो लोकतंत्र की क्या है, सही गुण नहीं है। तो आंसर हमारा बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? लोकतंत्र में जो कमजोरियां हैं अपने भारत के लोकतंत्र में, हर लोकतंत्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कोई लोकतंत्र, और भारत के लोकतंत्र में बहुत ज्यादा खामियां हैं, और वैसे भी कोई लोकतंत्र 100% करेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, चलिए उसमें क्या बोल रहा है? आर्थिक असमानता, मीडिया पर नियंत्रण, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण और बूथ छापामारी। देखिए, कमजोरी दूर करने के लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे किसी भी मन के चलिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है या जुडिशरी से प्रॉब्लम है, जैसे अभी हाल फिलहाल में करंट सिचुएशन देखिए, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसमें कानून का भी प्रॉब्लम है, वहां का सोसाइटी का भी प्रॉब्लम है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? सुधार ही सकते हैं, क्योंकि जो अब हो गया है वो बहुत ही दुखद घटना है ना? वो इतनी दुखद घटना है कि उसके बारे में सोच के ही डर लगने लगता है कि क्या दिन आ गया है कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक है, तो वहां पर अब क्या किया जाएगा? कानून का निर्माण किया जाएगा, सुधारात्मक। वहां पे क्या क्या किया जा सकता है वहां पे? तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, ऐसे ही समझ लीजिए ओल्ड राजेंद्र नगर को एक समझ लीजिए कि वहां पे अब सुधार किया जाएगा, कानून का निर्माण, लॉ लाया जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए लॉ लाया जाएगा, वहां के लाइब्रेरी के लिए लॉ लाया जाएगा, जैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी हो जाता है, या वहां के रूम ओनर के लिए लाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप मुखिया और अनुमंडल पदाधिकारी। आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एसडीओ जिसे बोलते हैं। वो क्या होता है? कार्यपालक पदाधिकारी होता है पंचायत समिति का। ये यूपीएससी के थ्रू आते हैं। चलिए, भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति है? भारत में हमसे पूछ रहा है किस प्रकार की दलीय पद्धति है? एक दलीय पद्धति। एक दलीय पद्धति में चाइना आ जाता है जहां पे सिर्फ एक दल काम करते हैं। द्विदलीय पद्धति, ये मान के चलिए अमेरिका, यूएस, जहां पे दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, जिसमें रिपब्लिक से क्या डोनाल्ड ट्रंप है और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक है। एक दलीय प्रभुत्व पद्धति, ये तो चाइना है, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। बहुदलीय, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे यहां बहुदलीय पद्धति है जिसमें किसी को भी मन है वो अपना पार्टी बनाए और चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, कोई भी अपना पार्टी बनाए और चुनाव, जैसे बीजेपी हुई, आईएनसी हुई, नया नया नाम से पार्टी बन जाता है, कुछ भी आप रख सकते हो नाम और चुनाव लड़ सकते हो। तो बहुदलीय पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 2019 के आम चुनाव तथा भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी? हमसे पूछ रहा है 2019 में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी? 2019 में 7 थी, और अभी 2024 में कितनी है? 6। कौन कौन है बाबू? तो पहला नाम तो याद रखिएगा, बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, उसके बाद आप एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, और सीपीआईएम, मार्क्सवादी। ठीक है, और इस 7 में था बीजेपी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम और सीपीआई। 7 हो गई ना, 3 2 5 दे 7। हाँ, तो ये 7 थी, जो अब 6 हो गई है, और नया भी आ गया है उसमें। पुराना सिर्फ और सिर्फ 3-4 था, नया 2 ऐड हुआ है, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी कॉनराड संगमा के हैं,
जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जो दिल्ली में सरकार चला रही है और पंजाब में भी सरकार चला रही है। ठीक है, 2024 में 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य का अंग रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। लिच्छवी गणतंत्र वैशाली, गणतंत्र देने वाला जो राज्य है वो लिच्छवी ही है ना, और यहीं की राजकुमारी जो थी, राजकुमारी चेलना, राजकुमारी चेलना वो किसकी बीवी थी? बिंबिसार की, बिंबिसार की पत्नी। ठीक है, चलिए, राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी, चेटक के बहन थे ये, चेटक के बहन, चेटक की बहन। चलिए वैशाली याद रखिएगा, तो वैशाली से बिहार याद रहेगा, और लिच्छवी गणतंत्र के बारे में याद रखिएगा, ये गणतांत्रिक देश है या उस समय में पहला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजतंत्र से ये गणतंत्र ट्रांसफर हुआ था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और यह कब से शुरू हुआ है? 2014 से शुरू हुआ है, यूएन द्वारा शुरू किया गया है, 21 जून को शुरू किया गया 2014 से। ठीक है, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और 2014 में यूएन द्वारा इसे मनाना स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो वो राजस्थान का है। ठीक है, केरल में थय्यम होता है, हरियाणा में तो जानते हैं लाठी बांस वाला होता है, मध्य प्रदेश में भी लठ होता है, यहां पे याद रखिएगा राजस्थान। चलिए, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, टेनिस से विंबलडन, ये हुआ विंबलडन। ठीक है, हॉकी से आपको पता ही है, ध्यानचंद ट्रॉफी हो जाएगा, अजलान शाह हो जाएगा, सैयद अजलान शाह। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा आंसर तो बी हो जाएगा, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो राजधानी है चिली की। चिली ये कहां पे है? दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका। और यहां का मुद्रा क्या है? पेसो, पेसो यहां का मुद्रा है, दक्षिण अमेरिका में है, और ये एक स्थिर देश है, स्थिर देश है चिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है, कब हुआ है? 2001 ईस्वी में परीक्षण हुआ था। कहां से? चांदीपुर, उड़ीसा। ठीक है, ये जल, वायु, पृथ्वी तीनों से लॉन्च हो सकता है, मतलब जल और वायु पृथ्वी तीनों से लॉन्च हो सकता है, पनडुब्बी से भी ये लॉन्च हो सकता है। ब्रह्मोस भारत और यूएसए, भारत और रसिया द्वारा हुआ है, और इसके बारे में याद रखिएगा, 2 नदियों के नाम पर है, 2 नदियों के नाम पर है। भारत का ब्रह्मोस, ये ब्रह्मपुत्रा, और रूस का मॉस्कोवा, ये दोनों नदियों के नाम पर है। और कहीं कहीं पे आपको ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी के सबसे खतरनाक हथियार के नाम पर भी बोला जाता है, मगर ये दोनों सही है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा के नाम पर है, ये 2 नदियों के नाम पर है। ठीक है, तो भारत और रसिया द्वारा जल, वायु, पृथ्वी तीनों से लॉन्च होती है। 2001 ईस्वी में ये चांदीपुर में परीक्षण हुआ था। गोल क्रांति संबंधित है आलू से, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से।
म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है क्या? क्या है? और यहां पे पहले आंग सांग सूकी हुआ करती थी यहां की प्रमुख, ठीक है। फिर सैनिकों ने क्या किया? कब्जा कर लिया। सैनिकों ने कब्जा कर लिया। येन, टका, टका तो बांग्लादेश में चलता है। चलिए, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। अमीश, इन्होंने ही राम, रावण, मेलुआ ये बुक भी लिखी है। रॉबिन शर्मा क्या लिखे हैं? द मॉन्क, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। हाँ, रॉबिन शर्मा ने ये बुक लिखी है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। चेतन भगत, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ठीक है। राहुल मेहता के बारे में याद रखिए, क्वारंटाइन स्टोरीज। राहुल मेहता ने लिखी है क्वारंटाइन स्टोरीज। अमीश त्रिपाठी ने लिखी है सीता, राम, रावण, मेलुआ। चेतन भगत ने 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 ये कुछ और भी बुक लिखे हैं। रॉबिन शर्मा, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, ये सब बुक लिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाबू। तट रेखा से कितने समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? 200 नॉटिकल माइल। इसमें एक चीज याद रखिएगा, भारत के साथ श्रीलंका का भी नक्शा आता है ना नीचे में, ऐसे करके, वो हमारे क्या हो जाता है? समुद्री क्षेत्र में आता है, इसीलिए श्रीलंका का चित्र आ जाता है, श्रीलंका का चित्र आता है। ठीक है, चलिए 200 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़। लाल मिट्टी किधर? तो झारखंड के तरफ, छोटा नागपुर पठार में, याद रखिएगा। काली मिट्टी दक्कन, महाराष्ट्र के तरफ मिलती है, जहां पे कपास ज्यादा उगता है, कपास। लाल मिट्टी झारखंड, छोटा नागपुर, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी मिलती है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में। कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ओडिशा में स्थापित किया गया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, नवीन पटनायक से चेंज हो गए हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो हरित क्रांति से समझ लीजिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में ये शुरुआत हुआ था। नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग को श्रेय जाता है शुरू करने का विश्व में। अगर भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए ये दूसरा चरण कब हुआ था? तो 1983 to 84 में हुआ था। चलिए, हरित क्रांति भारत में हाँ बाबू, 40 से 59 तक बताएं, एकदम बताया जाएगा बाबू, टेंशन ना लीजिए आप।
ये जीके का है ना, अब जीएस का पोर्शन आएगा तो उसमें वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विजयनगर, बोकारो, भिलाई और भद्रावती। कर्नाटक में है ये, समुद्र तट पे, समुद्र के किनारे। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, भद्रावती। बोकारो झारखंड में है तो क्या समुद्री तट पे है? नहीं। चलिए, कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? पंजाब का मैदान, नागपुर का पठार, पूर्व तटीय मैदान और हिमाचल प्रदेश। आंसर छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में। आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भाग में बहती है। और ये किधर से आती है? तो पलामू, झारखंड की तरफ से पलामू से, फिर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, रोहतास के सीमा से प्रवेश करती है। और ये मनेर, पटना में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मनेर, पटना में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, हाँ 74 भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? नदियों के डेल्टा भाग में पतझड़ वन के बारे में तो सबको पता होगा, ये भारत के अधिकांश क्षेत्र में मिलते हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्र में ज्वारीय या मैंग्रोव, ये आंसर होगा डेल्टा क्षेत्र में, डेल्टा में। ठीक है, ये नदी के किनारे या डेल्टा, नदी के किनारे या डेल्टा। और नदी में कौन कौन होगा? ऐसे समझ लिए, कावेरी, गंगा, गोदावरी, महानदी, इस सब के किनारे मैंग्रोव, शुष्क वन, सदाबहार वन। ये तो ऐसे याद रखिएगा, सुंदरवन। कहां पे होगा सुंदरवन? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नदियों का डेल्टा भाग किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो ज्वारीय वन में मिलते हैं। ठीक है, ज्वारीय वन में मिलते हैं। मोहन चरण मांझी, एकदम सही है बाबू। ओडिशा में, ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी, है ना, बीजेपी के तरफ से हैं। नवीन पटनायक को हराए हैं। चलिए, नवीन पटनायक इस बार 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक जगह से हारे हैं और एक जगह से जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। बगरू पहाड़ी क्षेत्र से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? कोयला, तांबा, लोहा और बॉक्साइट। आंसर बॉक्साइट होगा। और इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में प्रथम बार मध्य प्रदेश में बॉक्साइट की खुदाई हुई थी। प्रथम बार मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के लिए खुदाई की गई थी। ठीक है, और बगरू पहाड़ी कहां है बाबू? लोहरदग्गा, लोहरदग्गा में, झारखंड में। ठीक है, बॉक्साइट, तांबा, कोयला और लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? मोरन, मथुरा, नहरकटिया, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर गुजरात में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अंकलेश्वर, गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र अंकलेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है पूंजीवादी व्यवस्था पर, गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर और मिश्रित। हमारा अर्थव्यवस्था कैसा है बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां पे सरकार और पब्लिक, व्यक्तिगत
भी संपत्ति है जिसका सरकार प्लस व्यक्ति दोनों का स्वामित्व है, यहां पे व्यक्ति दोनों का स्वामित्व है। मान के चलिए नवरत्न कंपनी है, वो भारत सरकार के स्वामित्व में है, मगर रिलायंस हुई, अडानी इंटरप्राइजेज हुई, या टाटा हुई, बिरला हुई, ये व्यक्तियों के स्वामित्व में है। तो दोनों तरह का हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सरकार की भी है और व्यक्ति का भी है। जैसे चाइना में देख लीजिए, व्यक्तियों का होता है मगर उस पर सरकार कंट्रोल करती है ना। जैकमा का नाम सुने होंगे, अली बाबा था, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो क्या किया, अली बाबा के जो फाउंडर थे जैकमा पता नहीं कहां गायब हो गए। तो आंसर हमारा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, सरकार और व्यक्ति दोनों का स्वामित्व। ठीक है, सरकार और व्यक्तित्व दोनों का स्वामित्व जहां पे होगा उसे मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी बोलते हैं, इस पर बहुत ज्यादा राय ठनी रहती है किसान संगठनों और भारत सरकार के अधिकारियों या सरकार के बीच में। धरना भी दिया गया था, बहुत ज्यादा धरना दिया गया था, इसी के कारण पिछले वर्ष किसान बहुत ज्यादा धरना दिए थे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ये आंसर है हमारा। कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा फसलों के एमएसपी को निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट, में से सही। बेरोजगारी का दुष्प्रभाव हमसे पूछ रहा है। ये तो सबको पता होगा कि बेरोजगारी का दुष्प्रभाव क्या होता है बाबू, है ना। बेरोजगारी का दुष्प्रभाव सबको पता होगा कि बेरोजगार रहते हैं तो कुछ भी चीज करने के लिए किसी से मांगना पड़ता है, तो निर्धनता रहती है। निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी रहती है तो हम जो चाहते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं। अगर मुझे मन करेगा रोलेक्स की वॉच पहनने की तो हम क्या करेंगे, नहीं खरीद पाएंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, इसमें भी गिरावट होता है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा इनमें सभी। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आंसर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है बाबू? लखनऊ में। कैसे बना था? 1990 के संसद के अधिनियम द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा और इसके अभी चेयरमैन कौन है बाबू, अगर कोई पूछे? एस रमन्ना। ठीक है, चलिए लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का। 1990 के संसद के अधिनियम द्वारा यह बना था, चेयरमैन एस रमन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। मूल्य वर्धित कर, वैट लगाया जाता है उत्पादन की प्रथम अवस्था पर, उत्पादन की अंतिम अवस्था पर, उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच सभी अवस्थाओं पर, सीधे ही उपभोक्ताओं पर। आंसर हमारा ये हो जाएगा उत्पादन द्वारा अंतिम बिक्री के सभी अवस्थाओं पर। वैट जहां से उत्पादन, कुछ भी या कलम हो या कुछ भी, जहां से उत्पादन हुआ है और जब तक बिक नहीं गया, मान के चलिए कंपनी से निकली ये पेन और हम तक आ रही है, उसके बीच में जितना टैक्स लगेगा, मान के चलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया या उसके बाद आया, उसके बाद छोटे दुकानदार के पास आया, उस सब में टैक्स जो लगेगी उसी को कहते हैं वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहां किया गया है? कोच्चि में किया गया था, केरल में, केरल कोच्चि। कब से कब? 20 से 30 मई। यह हर 2 साल पर होता है, 2 साल पर। ठीक है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी।
ठीक है, 52 देश इसमें शामिल हैं। भारत 1983 में शामिल हुआ इसमें। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा करवाया गया था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। देखिए 20 से 30 मई के दौरान हुआ है, 2 साल पर यह होता है। 1959 में स्थापना हुई है। 52 देशों का समूह है। 1983 में भारत शामिल हुआ और यह किसके द्वारा करवाया गया इस बार? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। तो आंसर आपको वहां पे हुआ है कोच्चि, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का निदेशक आशीष कुमार दास। ठीक है, पहले निदेशक अगर पूछे तो अमिताभ कांत। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 159वां स्थान मिला है, जो 2 पायदान ऊपर है पिछले साल से, 2 पायदान ऊपर। पहले 2023 में 161 था। और यहां पे एक चीज हंसी वाली बात है कि भारत से ऊपर पाकिस्तान है। गजब की बात है, भारत से 7 पायदान, मतलब 152वीं रैंक पाकिस्तान का है और हमारी रैंक 159वां है। आप इससे समझ सकते हो ये लोग कितना बाइज्ड होता है। ठीक है, भारत सरकार ने निम्न में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया? वशिष्ठ नारायण, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, बिस्मिल्लाह खां। कर्पूरी ठाकुर जी को किया गया। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समस्तीपुर से हैं, हमारे ही क्षेत्र से हैं। इनके पुत्र रमानाथ ठाकुर अभी मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, मगर मंत्री तो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कहा बने बापू टावर? अच्छा, बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा क्या किया? आंसर गर्दनी बाग में किया गया है। बापू टावर का उद्घाटन गर्दनी बाग पटना में किया गया है नीतीश कुमार जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया? 25 को किया है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्न में से किनकी प्रतिमा होगी? यह होगी राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अस्थाई अध्यक्ष। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जीएस यहां पे खत्म हुई। अब हम लोग जीके को डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन के पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को क्या कहता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या बनेगा अभिक्रिया करने पे? NaNO3 प्लस AgCl।
क्या हो जाएगा ये, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। इसमें क्या हो जाएगा, श्वेत अवक्षेप बनेगा। ऐसे समझ लीजिए कि द्रव में, ये जो द्रव है इसमें अगर ठोस पदार्थ बन जाए तो क्या हो जाता है, अवक्षेप हो जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा अवक्षेपण। किसी भी द्रव का जो विलयन होता है उसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है और अगर ठोस पदार्थ बने उसे अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे AgCl श्वेत बन जाता है, अवक्षेपण श्वेत अवक्षेपण होता है, तो अवक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्फुलन लवण होते हैं, अनाद्र लवण जो वायु के जलवाष्प को अवशोषित करते हैं। वायु के जलवाष्प को अवशोषित प्रस्फुटन कहते हैं इसे। ठीक है, जल योजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। चलिए उत्फुलन इसे ही कहते हैं, जल योजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है क्षार। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, जल योजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु को त्याग देता है। चलिए, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, सोडियम और क्लोरीन के बीच ना Na+Cl। ठीक है, इसमें सोडियम पॉजिटिव और निगेटिव समझ लीजिए। इसमें आप देख लीजिए, यहां पे आप सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। चलिए ये आंसर हो जाएगा बी, ये अपना इलेक्ट्रॉन खो लेता है और ये ऋणावित होके ये पा लेता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षारीय। क्षारीय कहलाते हैं तो क्षार धातुएं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हमसे क्या पूछ रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी, वन रोपण, हानिकारक कीटनाशकों के सीमित उपयोग, इनमें सभी। आंसर हो जाएगा इनमें सभी। पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी। मान के चलिए पर्यावरण के आवश्यक है, अगर आप कोयला से बहुत ज्यादा धुआं होता है ना, तो वो पर्यावरण को दूषित करेगा। वन रोपण, अगर वन रोपाई करिएगा तो स्वच्छ हवा हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, हानिकारक कीटनाशकों की सीमित उपयोग, खेती जब करने जाते हैं, गेहूं हो या धान हो, उसको बचाने के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक कीटनाशक का उपयोग करते हैं, उसको कमी करेंगे। तो इनमें सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला है। तो सोडियम कौन सा 1 में आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आता है 13 में ना, हाँ। ऑर्गन आता है 18 में, ये आता है फर्स्ट में पोटेशियम। बोरोन 13 में आता है, जर्मेनियम 14 में आता है। ठीक है, नाइट्रोजन 15 और फास्फोरस 15। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण है। एक जैसा रासायनिक युग्म नाइट्रोजन और फास्फोरस का है। सोडियम फर्स्ट में, ये 13 में है तो ये नहीं होगा। ऑर्गन और पोटेशियम 18 और 1 है। बोरोन और जर्मेनियम भी नहीं होगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये दोनों का गुण एक होगा। 15 समान रासायनिक गुण वाला पोटेशियम और ये फास्फोरस और नाइट्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में
निम्नांकित में क्या नहीं होता? पानी का टूटना होता है, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। आंसर ये होगा, ये श्वसन के समय होता है, श्वसन के समय। ऑक्सीजन का मुक्त होना एकदम सही है, पानी का टूटना भी होता है, CO2 का उपयोग भी होता है। ठीक है, भोजन बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए ये तीनों का उपयोग होता है। और CO2 का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड कब मुक्त होती है? जब हम लोग श्वसन प्रक्रिया में होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? क्या बोलता है ये? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव्य के भाग में। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीजन रहित, बिना ऑक्सीजन का कुछ भी हो रहा है, बिना ऑक्सीजन का, तो वो कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन रहित। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए नेक्स्ट, स्त्री केसर, ये पुष्प का क्या है? मादा भाग। ठीक है, स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग। आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र और पुष्पासन। अंडाशय, इसी अंडाशय में क्या होता है? बीजांड। इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। स्त्री केसर क्या होता है? पुष्प का मादा भाग। और इसी के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। और अंडाशय में ही क्या होता है? बीजांड। ठीक है, अंडाशय में ही क्या हो जाता है? बीजांड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्न करणीय पदार्थों का है? जैव निम्न करणीय पदार्थों का है। घास, गोबर, पॉलीथीन, सब्जी, केक, प्लास्टिक। फलों के छिलके, गोबर, पेपर। फलों के छिलके, गोबर और पेपर। लकड़ी, दवा की खाली स्ट्रिप्स और चमड़ा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का कौन सा समूह? तो ये समूह है फलों के छिलके, गोबर और पेपर, सब्जी, केक और प्लास्टिक, घास, गोबर, पॉलीथीन, लकड़ी, दवा की खाली स्ट्रिप्स, चमड़ा। ये नहीं है, ये आंसर हमारा है फलों के छिलके, गोबर, पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, हाइड्रीला। हाइड्रीला क्या है? तो ये एक जलीय पौधा है। जलीय पौधा है। पौधों में रंध्र कहां पाए जाते हैं? पत्तियों पर, तना पर, पत्तियों एवं तना दोनों पर, इनमें से कहीं नहीं। इनमें से कहीं नहीं, जलीय पौधा है। ठीक है, तो इसमें रंध्र नहीं होता, मतलब जलीय हाइड्रीला जो पौधा है उसमें रंध्र नहीं होता है। ये एक जलीय पौधा है। और कोई कोई अगर पौधा भी होगा तो उसके पत्ते के ऊपरी भाग में, पत्ते के ऊपरी भाग में हो सकता है, ऊपरी भाग में हो सकता है। ये जलीय पौधा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? मान के चलिए ये बर्तन है आपका, इसमें कोशिका है, कोशिका में पानी होगा, H2O जल होगा, और हमसे क्या पूछ रहा? अति पराश्रयी विलयन। मान के चलिए ये नमक है,
और इसमें थोड़ा सा क्या कर देंगे, हम पानी मिला देंगे, नमक प्लस पानी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है विलियन में, तो मान के चलिए अगर ये नमक और थोड़ा सा पानी होगा तो इधर का जो जल है, कोशिका के अंदर का जल, वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ये क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब जब इधर आ जाएगा, खींच लेगा, तो यहां पे कोशिका क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, जिसे संकुचित कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोशिका संकुचित हो जाएगी, आंसर बी हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए जो कोशिका के जो अंदर पानी है, उसको बाहर वाला जो अति नमक और पानी का जो घोल है वो खींच लेगा, और खींचने के बाद कोशिका क्या हो जाएगी, संकुचित होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोशिका क्या हो जाएगी, संकुचित होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहां पाई जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं उपास्थित एडिपोज, एडिपोज तो वसीय है, वसीय कोशिका है। क्यूब, चलिए ये अस्थि में पाई जाती है, अस्थि में पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहां पाई जाती है, अस्थि में। ये अस्थि बनाने में काम आता है। हिंदी का क्लास नहीं करवाइएगा, बात करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। शहद का निर्माण करती है रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी या ड्रोन, कार्यकर्ता या सेवन मधुमक्खी, इनमें क एवं ख। कार्यकर्ता एवं सेवन मधुमक्खी क्या करती है, शहद का निर्माण करती है। ये फल नहीं, फूल पे जाके उसके क्या करते हैं, रस को चूस लेती है और अपने कहीं और क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है, रख देती है, उसी से बनता है शहद। तो आंसर हमारा हो जाएगा कार्यकर्ता या सेवन मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी देख के फ्लैट मत हो जाइएगा कि यही बनाती होगी, नहीं, कार्यकर्ता या सेवन मधुमक्खी करती है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व में आप ये समझ लीजिए, स्थिरता का जड़त्व क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विराम ही रहना चाहेगा, विराम ही रहना चाहेगा। अब इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि मान के चलिए आप या मैं ट्रेन पे बैठे रहते हैं, तो हम लोग क्या रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं और ट्रेन एकदम शांत से खड़ी रहती है। उस पे जब बैठे हम लोग रहते हैं और एकाएक क्या होता है, ट्रेन स्टार्ट होती है और चलती है, तो हम लोग विराम अवस्था में रहते हैं। जब ही आगे बढ़ती है तो हम लोगों को क्या होता है, झटका लगता है और हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं या लगता है कि आप गिर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तो हम पीछे की तरफ महसूस करते हैं कि अब गिर जाएंगे। तो आंसर हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। गेंद की गति के दिशा में होगा, जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। आंसर हो जाएगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह पृथ्वी के केंद्र
केंद्र के बल के तरफ होता है। अब एक चीज याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाएगा, मतलब हम यहां से अगर बॉल ऊपर फेंके तो गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, अपनी तरफ खींच रहा है। ऊपर हम लोग बॉल फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉल को गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तो वो क्या हो जाएगी, हम ऊपर फेंक रहे हैं और पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा, कुछ दूर ऊपर जाएगा फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में। चलिए, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर गति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला कार्य कितना हो जाएगा, G = 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे सीधे याद रखिएगा, कार्य पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 2 इंटू 9.8 इक्वल टू 1.96 जूल। ये तीनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तीनों का यही होता है ना वर्क का। चलिए नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव लागू होता है गतिमान वस्तुओं के लिए एक गतिमान तथा अन्य स्थिर वस्तुओं के लिए सापेक्ष गति के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, सापेक्ष गति के लिए होता है। डॉपलर प्रभाव का मतलब ये समझिए, किसी भी तरंगदैर्घ्य और जो एक समान, ऐसे देख लीजिए, एम्बुलेंस को समझ लीजिए, एम्बुलेंस, रेड लाइट, लाल बत्ती, ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, एम्बुलेंस या रेड लाइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सापेक्ष गति के लिए। क्रिश्चियन डॉपलर ने इसे खोजा था, क्रिश्चियन डॉपलर ने इसे खोजा था, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, और इसके उदाहरण के बारे में समझ लीजिए, एग्जांपल, एम्बुलेंस और रेड लाइट सापेक्ष गति के लिए होता है, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन होगा। जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, है ना, तो वैसे जैसा मेरा या आपका चेहरा होगा वैसा ही चेहरा देखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण, समतल दर्पण से क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण, ये में बनता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और उत्तल दर्पण में भी क्या बन जाता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में आभासी और उत्तल दर्पण में आभासी। चलिए नेक्स्ट, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, स्थिति और समय, वेग और समय, स्थिति और वेग, वेग और त्वरण। गति का पहला नियम का क्या होता है फॉर्मूला, ऐसे समझ लीजिए, गति का फर्स्ट क्या है, v = u + at, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड में क्या हो जाएगा, ut + ½ at, ut + ½ at स्क्वायर होता है ना। हाँ, थर्ड में क्या हो जाता है, v² = u² + 2as, यही होता है ना। ठीक है, तो सेकंड में क्या हो जाता है, ये क्या है, पहला समीकरण है वेग प्लस वेग और समय का, सेकंड का क्या हो जाता है, वेग और त्वरण का, थर्ड में क्या हो जाता है, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड हो जाता है वेग और त्वरण का, त्वरण और समय का।
चलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। गति का पहला समीकरण वेग और त्वरण के गति को के संबंध को दर्शाता है। दूसरा क्या क्या हो जाता है? ठीक है, तो यहां पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए तो ये आंसर याद रखिएगा बी है, वेग और समय का तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। थैंक यू, धन्यवाद।